नमस्ते बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 का पाठ चौथा है और उस चौथे पाठ जो हम पद्य भाग पढ़ रहे हैं, चौथे पाठ के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं और छायावाद के एक आधार स्तंभ है। उनकी रचना है आत्मकथ्य। ये जो आत्मकथ्य है सन 1932 में एक हंस नामक पत्रिका उस समय चलती थी। उस पत्रिका में ये आत्मकथा विशेषांक के रूप में छपी थी, प्रकाशित हुई थी और उसी समय कविता चर्चा में आई और इसी कविता के हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। लेकिन एक बार मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि इसमें जो हम वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है, मैं पाठ के बहुत सारे प्रश्नों को लिखता नहीं हूं क्योंकि मुझे परीक्षा के अनुसार जो महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हीं को मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूं। लेकिन यदि आपको और प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस बॉक्स में आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे वीडियो के नीचे, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल ललित गुप्ता सर 560, इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी ललित.गुप्ता67, आप चाहें तो इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये पढ़ाई से संबंधित है पूरी वीडियो इसमें। और चाहे ये 77 480 34 984 मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो विषय से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन लगा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। हम देखते हैं कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो उत्तर, कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता है। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? अब देखते हैं क्यों कहता है, ऐसा क्यों कहता है कवि। उत्तर, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, इसलिए कवि ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय? हम जानते हैं पाथे का मतलब होता है रास्ते का भोजन, है ना, या फिर सहारा। ठीक है, तो देखते हैं स्मृति को पाथे अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने बीते जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सहारे ही जीना चाहता है, अपने आगे के जीवन को बढ़ाना चाहता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर चौथा जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ठीक है, क्या कहना चाहता है? उत्तर, अपनी प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुखद भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह है, वह इनको औरों के सामने बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखी है। ये 2 अंक के अनुसार यदि ये प्रश्न आता है तो फिर हमें कैसे लिखना है? जैसे आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता निम्नलिखित है, उदाहरण के साथ पूछा इसने। जैसे पहला है, कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। जो खड़ी बोली में ये कविता लिखी गई उसमें कोमल कांत पदावली है, तो कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे उदाहरण के लिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया। और दूसरा है, मानवीकरण शैली का प्रयोग प्रमुखता से किया गया। मानवीकरण शैली मतलब मानवीकरण अलंकार का जो प्रयोग है वो प्रमुखता से इसमें किया गया है। देखते हैं कैसे किया गया है। आई सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। कवि ने
जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? किस रूप में अभिव्यक्त किया देखते हैं। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है और व्यक्त करता है और कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। अतः जिसे वह सुख समझता था वह स्वप्न रूपी छलावा थी जो अस्थायी रूप से उसके जीवन में आई थी। इस तरह से हमारा जो आत्मकथ्य पाठ है, पाठ 4 और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अर्थात जो मंडल बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें पाठ 3 है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये पूरा हुआ। अब हम इसके बाद अगले पाठ की ओर चलेंगे। साथ में आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बोलूंगा वीडियो को सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट बॉक्स में जो भी आपको कोई विशेष समझ में नहीं आता है या कोई विषय वस्तु भी जानकारी नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।